आज हर कोई ये सोच रहा है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को नेस्तनाबूद करने की बात करते थे, वो उनके साथ संघर्ष विराम यानी सीज फायर के लिए कैसे तैयार हो गए। कौन था वो आदमी जो उनके पास आया और उनके घुटने टिका गया। वो शख्स जिसे दुनिया न झुका पाई, वो एक ऐसे आदमी के सामने झुक गया जिसे कोई जानता भी नहीं है। आखिर कैसे हुआ ये सब। वाइज हेड्स के इस नए शो में आपका स्वागत है। मैं हमेशा की तरह आपका होस्ट आशीष शुक्ला आपके सामने हाजिर हूं। दुनिया भर में या यूं कहिए करीब करीब पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। इजराइल ने हमास के साथ सीज फायर जो कर ली है, शायद अब वो 2 करोड़ फिलिस्तीनी बच जाएं जिन्हें पिछले 15 महीनों से इजराइल खत्म करने की कोशिश में लगा था। बच्चों से बूढ़ों तक को उसने नहीं बख्शा। ना माँ और दूध पीते बच्चे उसके मन में ममता जगा पाए। कागज पर तो 50,000 लोग ही उन्होंने मारे हैं, पर यकीन मानिए ये संख्या लाखों में है। जब 2.5 करोड़ लोगों पर दिन रात बम बरसाए गए हों, पूरा गाजा मटियामेट कर दिया गया हो, तो क्या सिर्फ 50,000 लोग ही मरे होंगे। जब ये संख्या कातिल ही की तरफ से आए तो आप उसका कैसे एतबार करेंगे। खैर छोड़िए इस पृष्ठभूमि की बात को, देखें आज की सुबह क्या रंग लाई है। इजराइल का या यूं कहिए नेतन्याहू का असली सपना गाजा में फिलिस्तीनियों को साफ करना था। इसके रहते उन्होंने बम तो बरसाए ही, बल्कि कोई अस्पताल भी नहीं छोड़ा जहां चोटिल व्यक्ति अपना इलाज करा सके। पानी वितरण के प्लांट बर्बाद कर दिए गए, खाने के लिए अनाज नहीं छोड़ा और हवा में बमों का जहर घोल दिया। अगर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मानवीय आधार पर सामानों के ट्रक भेजे गए तो उसे उन्होंने फिलिस्तीनियों के पास पहुंचने ही नहीं दिए। दुनिया हल्ला मचाती रही, संयुक्त राष्ट्र में थू थू होती रही, पर नेतन्याहू ने गाजा को मटियामेट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह माना कि इजराइल फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है, पर नेतन्याहू के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अब खबर आई है कि इजराइल ने हमास के साथ सीज फायर कर ली है। कई दिनों से कतार में अमेरिका, इजिप्ट और कतारी अधिकारी दोनों पार्टियों के साथ सीज फायर की शर्तें तैयार कर रहे थे। जब अपनी तरफ से उन्होंने प्रस्तावित सीज फायर के डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, तो अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने नेतन्याहू के ऑफिस में संदेश भेजा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ये बात पिछले शनिवार यानी 11 जनवरी की है। नेतन्याहू ने मिलने से ये कहकर इनकार कर दिया कि आज शनिवार है और आज के दिन हम यहूदी लोग सबात का ब्रेक लेते हैं। हफ्ते में एक दिन यहूदियों के लिए सबात का होता है और वो दिन आराम और आराधना का होता है। जब विटकॉफ के पास ये संदेश पहुंचा तो उन्होंने अपने तेवर बदल लिए। उन्होंने जवाब भिजवाया कि मैं सबात वगैरह को नहीं मानता हूं, हालांकि मैं हूं जू ही। मुझे नेतन्याहू से आज ही मिलना है। और वो नेतन्याहू के दफ्तर में आ धमके। नेतन्याहू की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें मना कर सके। आखिर दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति जिसने सारे अरबी मुल्कों में अपना डर बैठाया हुआ है, वो इस व्यक्ति के सामने अपनी क्यों नहीं चला पाया। असल में विटकॉफ का अपने आप में कोई ऐसा महत्व नहीं है, इतनी बड़ी उनकी हैसियत नहीं है, पर वो डोनाल्ड ट्रंप के दूत बनकर नेतन्याहू से मिले और अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति को मना कर पाने का साहस नेतन्याहू में नहीं था। इजराइल का लोहा भले ही आम दुनिया मानती हो, सच्चाई ये है कि इजराइल की फंडिंग और उनके हथियार अमेरिका से ही होते हैं। अगर अमेरिका ना हो तो इजराइल एक बेहद अदना सा देश है। दुनिया के देशों में क्षेत्रफल के हिसाब से वो 153वें नंबर पर आता है। उससे ज्यादा जगह तो हैती और जिबूती जैसे देशों के पास है। 1 करोड़ से भी कम इजराइल की आबादी है। पपुआ न्यू गिनी की जनसंख्या इजराइल से ज्यादा है। नेतन्याहू को यह आइडिया तो हो गया था कि जिस तरह से जो बाइडन उनकी सुनते आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप वैसे नहीं निकलेंगे। ट्रंप भी इजराइल के हैं तो कट्टर समर्थक, पर बाइडेन की तरह वो इजराइल को ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल रायता फैलाए और अमेरिका उसे बटोरता रहे, ये कब तक चलेगा। ट्रंप के सामने वैसे ही इतनी समस्याएं हैं। अमेरिका की साख यूरोप और मिडिल ईस्ट में दांव पर लगी हुई है। उधर नेतन्याहू का अपना ही गेम चल रहा था। वो अपने दुश्मनों से जबरदस्ती लड़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि जब मामला बड़ा हो जाएगा तो अमेरिका तो आ ही जाएगा उनकी मदद के लिए। आखिर ऐसा ही होता आया है।
हमास और फिलिस्तीनियों के सामने भी दुनिया हल्ला मचाती रही, पर नेतन्याहू ने बमबारी नहीं रोकी। और ऐसा इसलिए कि अमेरिका ने तब भी उनकी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की थी। नेतन्याहू एक तरह से खुले साड़ हो गए थे। पर ट्रंप देख पा रहे थे कि ये मिडिल ईस्ट वो पहले का मिडिल ईस्ट अब नहीं रहा। अब दुनिया अमेरिका का विकल्प ढूंढ रही है। ब्रिक्स के पाले में एक के बाद एक देश गिरते जा रहे हैं। फिर मिडिल ईस्ट में विरोधी राष्ट्र अब कमजोर नहीं रहे। ईरान साइज में और हथियारों में इसराइल से कम नहीं है। उधर तुर्की ने भी सीरिया में पसरना शुरू कर दिया है। हमास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान में अपनी क्षमता दिखा दी है। भूखे नंगे यमन के हूतीज भी हाइपरसोनिक हथियारों के साथ इसराइल की राजधानी तेल अवीव तक 2000 किलोमीटर की दूरी से आक्रमण कर पा रहे थे। पूरी अरबी जनता उधर भावना को लेकर फिलिस्तीनियों के साथ जुड़ी हुई है। गल्फ के देश यानी सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और कतार चाहकर भी इसराइल की मदद नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो उनके जन समुदाय का आक्रोश संभलेगा नहीं। इजिप्ट है तो अमेरिका का ही पिट्ठू, पर इजिप्ट की भी हिम्मत नहीं है कि वो खुले आम इसराइल का साथ दे पाए। यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दुश्मन मजबूत होते जा रहे हैं और दोस्तों में वो हिम्मत नहीं रही है कि इन दुश्मनों से निपट सके। ऐसे में ट्रंप करते भी तो क्या करते? मिडिल ईस्ट को जाने देते? फिलिस्तीनियों के नरसंहार के रहते पूरी विश्व को अपना दुश्मन बना लेते? चलो दुश्मन बना भी लेते, लेकिन जब उनको हरा ही नहीं सकते तो उनसे पंगा क्यों लेना? गाजा ने दिखा ही दिया है कि कितने भी बम गिरा लो, जब तक तुम एक बड़ा सैन्य दल जमीन पे नहीं उतारोगे, तब तक लड़ाई जीती नहीं जा सकेगी। इजराइल तो मरने मारने पर आमादा है, पर इससे अमेरिका को कोई लाभ नहीं हो रहा है। अमेरिका की साख गिरती ही जा रही है और अब तो हूतीज भी उनसे नहीं डर रहे हैं। ऐसे में विटकॉफ के जरिए ट्रंप को नेतन्याहू को संदेश साफ था। हमास से डील कर लो और अपने पैर अपने पाले में खींच लो। ये मत सोचो कि तुम चारों तरफ लड़ाई छेड़ोगे और हम तुम्हारे पीछे पीछे वहां लड़ने पहुंच जाएंगे। और नहीं तो लड़ना है तो अपने आप लड़ो। और हो सकता है कि ऐसे में हमारे तुम्हारे संबंध भी खराब हो जाए। अब जब विटकॉफ ने नेतन्याहू को ट्रंप का संदेश दिया तो नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो हमास से सीजफायर के लिए तैयार हो गए। उन्हें मालूम है कि इससे पूरा इजराइल उनके खिलाफ हो जाएगा। लोग कहेंगे कि डींगे तो बहुत मारता था, पर किया कुछ भी नहीं। उधर इजराइल की सेना भी बेहद थक चुकी है। अभी तक जितनी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी हैं, वो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों की ही होती थी। हमास के साथ लड़ाई 16वें महीने तक खिंच गई है और इस हफ्ते हमास ने 25 इजरायली सैनिकों को रफा में यानी दक्षिणी गाजा में मार गिराया है। ऐसे में अमेरिका को नाराज करने के बजाय उनकी बात मानने में ही इसराइल ने अपनी भलाई समझी और इस तरह हमास के साथ सीज फायर हो गई। अब ये सीज फायर की शर्तें इसराइल के पक्ष में लगती हैं या उनको अपने विपरीत दिखती हैं? अभी तो सीज फायर का पहला फेज ही तय हुआ है। ये पहला फेज 42 दिन चलेगा। इसके 16वें दिन में दूसरे फेज पर दोनों पक्षों में मंथन शुरू हो जाएगा। पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। एवज में अपने जेलों में बंद हजारों फिलिस्तीनियों में से 1000 कैदी इसराइल रिहा करेगा। ये तो थी आसान शर्त, पर इसराइल के लिए मुश्किल की बात यह है कि उन्हें नेट्ज़ेरिम कॉरिडोर से अपनी सेना को हटाना पड़ेगा। ये नेट्ज़ेरिम कॉरिडोर है क्या? अब ये नेट्ज़ेरिम कॉरिडोर एक तरह से उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से अलग करता है, जैसे आप इस मैप में देख पा रहे हैं। मुश्किल यह है कि पिछले 16 महीनों में इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों के उत्तर गाजा से उनको खदेड़ दिया है। जो रह गए हैं उनको मार गिराया गया, पर अब सीज फायर के शर्तों के हिसाब से वो फिलिस्तीनियों को दक्षिण से उत्तरी गाजा में आने से नहीं रोक सकते। जो फिलिस्तीनी दक्षिण से उत्तरी गाजा पैदल चल के आएंगे, उनकी तो कोई जांच पड़ताल भी नहीं होगी, पर जो कारों से आएंगे उनकी जांच तो होगी। पर यह जांच इसराइल नहीं करेगा। ये जांच सिर्फ इजिप्ट और कतार के अधिकारी ही कर सकेंगे। इसराइल को नेट्ज़ेरिम कॉरिडोर पहले फेज में ही छोड़ना पड़ेगा। अब ये इसराइल के लिए एक मुश्किल समझौता है। इतनी मुश्किल से तो उत्तरी गाजा से उन्होंने फिलिस्तीनियों को हटाया था और अब फिर से फिलिस्तीनी गाजा में भर जाएंगे। अगली बार इनको उत्तरी गाजा से खदेड़ पाना इसराइल के लिए काफी मुश्किल होगा। फिर क्या मालूम कि हमास अपने हथियारों के साथ एक बार फिर यहां पहुंच जाए। दूसरे फेज की रूपरेखा तो इसराइल के सीने पे सांप के लौटने जैसी है। इस फेज में बंदी और बंधकों का
लेना देना तो होगा ही, इजराइल की फिलिस्तीनी यानी फिलिडेल्फी कॉरिडोर से भी उनको हटना पड़ेगा। नेतन्याहू इस फिलिडेल्फी कॉरिडोर को इजराइल के लिए जीने मरने का प्रश्न मानते हैं। वो कहते हैं कि फिलिडेल्फी कॉरिडोर गया तो इजराइल भी गया। अब ये फिलिडेल्फी कॉरिडोर है क्या? आप इस मैप को देखिए तो आप पाएंगे कि ये कॉरिडोर, फिलिडेल्फी कॉरिडोर, इजिप्ट के बॉर्डर के साथ चलता है और इसकी लंबाई 9 मील और चौड़ाई 100 मीटर की है। इसका कब्जा है तो इजराइल के पास, पर इसके नीचे इतनी सुरंगें हैं कि इजराइल चाहकर भी उन्हें खत्म नहीं कर पाया। साफ है कि ये सुरंगें इजिप्ट से ही शुरू होती हैं और इन सुरंगों से इतनी रसद और हथियार हमास के पास सप्लाई होती है कि इतना कुछ झेलने के बावजूद, महीनों गुजर जाने के बावजूद हमास अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। यही नहीं, इजराइल के तन बदन में आग लगाने वाला पॉइंट इस दूसरे फेज में है। इसमें इजराइल को पूरा गाजा खाली करना पड़ेगा, वहां से हटना पड़ेगा। यानी गाजा में इतने जुल्म ढाने के बावजूद इजराइल गाजा में नहीं रहेगा। इजराइल कहता है कि हम हटेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि गाजा एक बार फिर हमास के हाथों में आ जाए। हमास कहते हैं कि इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भी गाजा का भार संभाले वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी पीए नहीं हो सकता। पीए एक तरह से वेस्ट बैंक चलाती है, पर है अमेरिका और इजराइल की पिट्ठू। तीसरा फेज, तब तक जब ये बात पहुंचेगी तो ये डील काफी आसान हो जाएगी। गाजा का पुनर्निर्माण होगा, करीब करीब $5 बिलियन खर्च होंगे। 2040 तक ये निर्माण पूरा हो पाएगा। जो भी मरे गए इजरायली बंधक हैं उनको शव इजराइल को सौंप दिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल इस सीज फायर की शर्तों पर ईमानदारी से निभा पाएगा, ईमानदारी से उसका पालन करेगा? थूक के चाटना है तो बड़ा मुश्किल काम, पर क्या वो और कुछ कर सकता है? अमेरिका तो सीज फायर ही चाहता है और सीज फायर होके ही रहेगा। नहीं तो अगर ट्रंप ने अपने पैर खींच लिए तो इजराइल की बिसात नहीं है कि वो हमास या अपने किसी और विरोधी को दबोच पाए। उल्टे उसे अपने जान के लाले पड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मुंह पर काली की तो पुतेगी ना, पर जान तो बच जाएगी। तब भी ये शर्तें दोनों पार्टी मान ले, ये अपने आप में आसान काम नहीं है। दूसरे का बहाना लगाकर अभी भी एक पार्टी आक्रमण कर सकती है। लेकिन इस मुकाम पर एक बात तो साफ हो गई है और वो ये कि इजराइल हमास का सफाया कर नहीं पाया, और कि इतना कुछ झेलने के बावजूद फिलिस्तीनी अभी भी अपने पैरों पर खड़े हैं और इजराइल के घुटने उन्होंने टिकवा दिए हैं। शायद ही कोई उनकी मदद डायरेक्टली कर पाया। हिजबुल्लाह और हुतीज ने साथ तो बहुत दिया, पर यह लड़ाई असल में तो फिलिस्तीनियों ने ही लड़ी। पूरे इजराइल की आग उन्होंने अपनी छाती पर झेली और अंत में इजराइल को झुका ही दिया। ये सीज फायर की डील विश्व में शांति के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। आपसे लेकिन हमारा अनुरोध है कि अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबा दें। आपकी तरफ से ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा और हमें और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ आज का वॉइस हेड्स का शो मैं समाप्त करता हूं। मैं आशीष शुक्ला अब आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय एंड गुड लक।